हेलो एवरीवन, श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट सीरीज़ की ज्योग्राफी की 8वीं क्लास करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर बोलते हैं मौसम को, मौसम, और क्लाइमेट होती है हमारी जलवायु। वेदर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन वो कितने टाइम के लिए होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होनी चाहिए। जो टाइम क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा, बहुत ही कम समय के लिए। अगर किसी भी स्थान की बहुत ही कम समय के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट क्या होती है हमारी? क्लाइमेट इज द कंपोजिट एंड इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। बहुत लंबे समय तक जो वेदर की कंडीशंस होंगी, ये किसकी कंडीशन? एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं, ये वेदर की जो कंडीशंस होंगी उसका संग्रह, बहुत लंबे टाइम का एक संग्रह, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे मौसम क्या होगा, जैसे आज, अगर आज के मौसम की बात करें हम, सुबह का मौसम अलग रहता है हमारा, शाम का अलग, दोपहर का अलग। इसको हम छोटे छोटे टाइम पीरियड के दौरान भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट को हम नहीं कर सकते। क्लाइमेट हमारी ऑन एन एवरेज 30 से 35 साल या 100 साल 200 साल का एक डाटा इकट्ठा करके डिसाइड की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और जैसे भारत की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट। ये इंडिया की क्लाइमेट है। क्लाइमेटिक डाटा, जो हमारा क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो डाटा होता है, इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एवरेजेस ऑफ डाटा रिकॉर्डेड ओवर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर। ये ऑन एन एवरेज 35 ईयर का जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करके डिसाइड किया जाता है क्लाइमेटिक डाटा। द क्लासिकल पीरियड 30 ईयर, जो क्लासिकल पीरियड हमारा 30 साल का है, एज डिफाइंड बाई WMO। ये WMO के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो क्लासिक पीरियड हमारा 30 साल का, ये WMO जो कंसीडर करता है 30 साल का डाटा कंसीडर करता है। WMO का मतलब है वर्ल्ड मीटियोर वर्ल्ड मीटियोरॉलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO का मतलब हमारा वर्ल्ड मीटियोरॉलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये कुछ कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। मेरी हिंदी कुछ ऐसी है जैसे पंजाबियों की इंग्लिश होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ी सी इस तरह की ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है, किसके द्वारा? ड्यू टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर। हवा के कॉलम के वेट के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उस पॉइंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल भाषा में देखें तो इसका सीधा सा एक मतलब है, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हवा है, हवा अपने वेट, हवा के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है। हवा प्रेशर क्यों डालती है? खुद की वेट की वजह से, उसके अंदर वेट है, उसकी वजह से वो प्रेशर डालती है। और जैसे कॉलम की बात करें, ये कैसे होता है? ये सरफेस एरिया, जो नीचे जितना भी सरफेस एरिया हम लेंगे उसके ऊपर तक का हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर अगर किसी पॉइंट की बात करें हम, मान लीजिए इस जगह के ऊपर हमने निकालना, तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी, इस सारी एयर का जो वेट होगा उसको हम निकालेंगे। और ये इसकी अपर लिमिट क्या होगी? जो हमारी एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट होगी, जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी अपर लिमिट की बात करेंगे हम। अपर लिमिट हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर होगी उसकी, उस वहाँ तक हम देखते हैं। तो जितनी भी एयर होगी, इस पूरी एयर के द्वारा
इस एरिया के ऊपर जितना भी वेट डाला जाता है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर और 29.92 इंच ऑन दी स्केल। स्केल के ऊपर अब जो स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर है जो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, 76 सेंटीमीटर करते हैं। ये किस बेस पे किया जाता है, ये मर्करी स्केल के आधार पे किया जाता है, मर्करी स्केल के ऊपर जो स्केल है उसके अंदर मर्करी जो है वो 76 सेंटीमीटर की हाइट तक चला जाता है। वहाँ अगर सी लेवल के ऊपर हम मर्करी के जो स्केल को रखेंगे तो उसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर तक चली जाएगी, उसमें वो मर्करी वहाँ तक चढ़ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है सी लेवल का कि वहाँ इसको कंसिडर करके हम बाकी उसका डिसाइड करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड किया जाता है वो इस सी लेवल के विद रिस्पेक्ट में होता है। अनदर प्रेशर यूनिट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट इन ड्राइंग वेदर चार्ट्स इज मिली बार्स। ज़्यादातर जो मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रेशर की यूनिट यूज की जाती है वो मिली बार ही है, जिसको हम क्या करते हैं, एक ज़्यादातर क्या है कि प्रेशर जो है वो बार के अंदर मापा जाता है और बार की छोटी जो यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है बार को। एक जो बार हमारा वो 1000 मिली बार के इक्वल होता है। और मिली बार की जगह कई बार हम क्या यूज करते हैं, उसको मिली बार को हम एक्टो पास्कल्स के रूप में, ये एक्टो पास्कल्स गलत लिखा हुआ लुसेंट के अंदर, इसको बोलेंगे हम किलो पास्कल्स। ये एक्टो नहीं किलो है, किलो पास्कल्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अगर मर्करी स्केल के ऊपर बात करें तो वहां सी लेवल के ऊपर वो 76 सेंटीमीटर रहेगा। और दूसरा यूनिट एटमॉस्फेरिक को मापने की है वो है हमारी बार, और उसकी छोटी यूनिट है मिली बार। मिली बार के अंदर हम उसको मापते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सी लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इससे इससे नीचे कोई जगह है ही नहीं, इससे नीचे कोई भी जगह नहीं है। जहां तक एटमॉस्फेयर हमारा पहुंचता है, जो सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट हमारा एटमॉस्फेयर का वो सी लेवल ही हो सकता है। बाकी जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लेट्यू हो, प्लेन हो और हमारे माउंटेन है, वो सारे के सारे सी लेवल से ऊपर ही रहेंगे। तो इसलिए हम जो देखते हैं ये स्टैंडर्ड ही रहेगा हर जगह। सी लेवल हर जगह पूरी धरती के ऊपर एक ही लेवल है, तो उसके ऊपर हम मापते हैं इसको। सी लेवल जो हमारा है ये हमारे सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल इतना होता है 1000.2 मिली बार, 1013.2 मिली बार होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1013.2 किलो पास्कल्स। ये हमारा सी लेवल के ऊपर है। अगर मर्करी स्केल की बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अदरवाइज पूछेंगे तो बैरोमीटर के हिसाब से पूछेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ प्रेशर को मापने के इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो बैरोमीटर के नाम से ही जाना जाता है, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर इतने तरह के हैं, वो सारे सारे नाम इधर लिख रखे हैं, वो आप याद कर लेना। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है, ये रटने पड़ते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारा, वो किस क्या काम आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम यूज करते हैं वेदर के कंडीशंस के बारे में फोरकास्ट करने के लिए, यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग ऑफ वेदर कंडीशंस। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को देख के हम आगे मौसम का अनुमान लगाते हैं। उसी हिसाब से बताया जाता है कि अब मौसम साफ रहने वाला है, अब बारिश होने वाली है, बादल होंगे, क्या होगा। ये सारी चीजें किसके आधार पर डिसाइड की जाती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर डिसाइड किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो होते हैं, मान लो ये दो, एक तो हाई हो सकता है, एक लो हो सकता है। मान लीजिए एक यूनिट है, ये एक जगह है और इसके अंदर एयर के मोलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ डेंसिटी उसकी मोलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उतना ही वो वेट डालेगी। तो अगर एयर मोलिक्यूल्स बिल्कुल
डेंस हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। और हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स अगर मिनट क्वांटिटी के अंदर आ गया कम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लो प्रेशर। और हवा का क्या नियम है कि ये जो हमारी हवा होती है, एयर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इस तरफ से इस तरफ चलेगी हमारी। तो जो हाई प्रेशर है उस पे क्या होगा, जो हाई प्रेशर जहाँ भी बनेगा वहाँ मौसम किस तरह का रहेगा, बिल्कुल काम रहेगा, मौसम बिल्कुल शांत रहेगा, वहाँ काम वेदर होगा, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी। जो एयर है वो कैसी होगी, काम होगी। और अगर लो प्रेशर, वहाँ लो प्रेशर के अंदर एयर हमेशा कैसी होगी, बहुत स्पीड से चल रही होगी। और वहाँ मौसम कैसा होगा, या तो वहाँ पर क्लाउड्स हो सकते हैं, रेनफॉल हो सकती है। मतलब कहने की बात ये कि लो लो प्रेशर जहाँ पर बन रहा है वहाँ मौसम साफ नहीं हो सकता, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी, वेदर से जुड़ी एक्टिविटी होंगी। तो जैसे हम इसमें देखते हैं बैरोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि प्रेशर किस तरह का बना हुआ, हाई प्रेशर बना तो इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है मौसम विभाग के द्वारा, अगर लो प्रेशर बना तो इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है कि मौसम इस तरह का रहने वाला है। ये इस तरह से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विंड। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया। जो प्रेशर है, जो अगर किसी मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी जगह है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, हर जगह सेम है, और उन सभी पॉइंटों को अगर मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोबार। उसको बोलते हैं आइसोबार, हिंदी में इसका मतलब होता है समदाब रेखा। ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट, उसको जोड़ने की वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आइसोबार्स। अब हमारे लुसेंट के अंदर एक प्रेशर बेल्ट नहीं दे रखी। जो प्रेशर बेल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम विंड आगे नेक्स्ट इसमें दे रखा है विंड, और विंड के साथ में आपको समझा दूंगा प्रेशर बेल्ट क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बेल्ट है। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर caused by uneven heating of the earth by the sun। सन के द्वारा पृथ्वी के ऊपर अनइक्वल हीटिंग की जाती है, अनइक्वल, कहीं ज्यादा कहीं कम, जिस उसकी वजह से क्या होता है कि हवा का मूवमेंट होता है। मेनली क्या होता है इसके अंदर, अर्थ के ऊपर सन के द्वारा अलग अलग जगह पे अलग अलग हीटिंग की जाती है, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हर जगह अलग अलग प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि टेम्परेचर का और प्रेशर का आपस में रिलेशन है। तो जैसे ही प्रेशर अलग अलग क्रिएट हो जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी, एयर जो है वो चलने लग जाएगी, और चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड। विंड कुछ नहीं है, मूविंग एयर होती है बस, अगर सिंपल भाषा में देखें तो मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। समटाइम्स विंड ब्लो जेंटली एंड रिफ्रेशिंग। कई बार हवा कैसे चलती है, बिल्कुल शांत शांत चलती है और हमें रिफ्रेश करती है। एट द अदर टाइम इट ब्लो स्ट्रांगली क्रिएटिंग स्टॉर्म्स। और कई बार ये बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही तेजी से चल रही होती है और क्या करती है, तूफान ले आती है। दैट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेजेज। जो क्या करते हैं, व्यापक तौर पे विनाश करते हैं, डैमेज ही डैमेज करेंगे तूफान। वी नीड मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटी। हमें दो क्वांटिटी को मापने की जरूरत है, एक डायरेक्शन और स्पीड। हवा से रिलेटेड हम दो ही चीजें मापते हैं कि एक तो डायरेक्शन, हवा किस डायरेक्शन से बह रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो बह रही है। मेनली जो विंड होते हैं इसका जो नाम दिया जाता है ना, वो विंड डायरेक्शन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे पवन है, कैसे चलेगी, पिछवा है, परवा है, यानी कि वेस्टर्लीज है या ईस्टर्लीज है, इस हिसाब से नाम डिसाइड किए जाते हैं डायरेक्शन के बेस पे। तो मेनली दो क्वांटिटी होती है जो हमें हवा से रिलेटेड होती है, जो हमें चेक करनी होती है, एक डायरेक्शन और दूसरी स्पीड। डायरेक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विंड वेन या वेदर कोक। और वेलोसिटी के लिए कौन सा है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, अब जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वेलोसिटी स्पीड को ही बोलते हैं, स्पीड है जो हवा की उसको मापता है। और विंड वेन है जो ये हमारा ये डायरेक्शन दिखाता है कि हवा किस तरफ से और किस तरफ चल रही है।
अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट ट्रेड विंड्स। ये हैं क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारी विंड्स हैं ये तीन तरह की होती हैं। परमानेंट विंड्स, दूसरी होती है हमारी सीजनल विंड्स, और तीसरी होती है हमारी लोकल विंड्स। जो परमानेंट विंड है इसको स्थायी पवन बोला जाता है, स्थायी पवन। और जो सीजनल विंड है इसको बोलते हैं मौसमी पवन। और जो लोकल विंड हमारी इसको बोलते हैं स्थानीय पवन। तो ये जो तीनों का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम जर्नल सर्कुलेशन ऑफ विंड। ये जर्नल सर्कुलेशन होता है। ये तीन तरह की विंड हमारे इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो जो हमारी परमानेंट विंड होती है वो भी हमारी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है हमारी ट्रेड विंड। दूसरे नंबर पर होती है हमारी वेस्टर्लीज। और तीसरी होती है हमारी पोलर विंड्स। ट्रेड विंड को बोलते हैं व्यापारिक पवन। और वेस्टर्लीज को बोलते हैं पछुआ, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से चलती है, पछुआ पवन। और पोलर विंड को बोलते हैं हम ध्रुवीय ध्रुवीय पवन। तो जो ट्रेड विंड है इसको देख लेते हैं हम। जो हमारी ट्रेड विंड है व्यापारिक पवन, दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो हमारी ट्रेड विंड है ये हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटर जो हमारी विषुवत रेखा है उसके ऊपर लो प्रेशर बेल्ट है, वो मतलब वहां पर लो प्रेशर बनता है। वहां से कहाँ तक जाती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में बहती है, जो हमारी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो हमारी पवन चलती है उसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। दे ब्लो एज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसको क्या कहते हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स बोलते हैं। और साउथ साउदर्न जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स विंड्स बोलते हैं इसको। और जो ट्रेड विंड है वो कहाँ से लिया गया, फ्रॉम नॉटिकल एक्सप्रेशन टू ब्लो थ्रेड, मीनिंग टू ब्लो अलोंग ए रेगुलर पाथ। ये कुछ नहीं है, ये फालतू की बात लिख दी इसने कि कहाँ से लिया गया, कोई मतलब नहीं है। ट्रेड विंड का ये मान के चलिए जो ज्यादातर ये क्या करती है, ये व्यापार जो हमारा व्यापार होता है ये उस पोजीशन के अंदर चलती है, उस जगह पे चलती है जहाँ से ज्यादातर दुनिया का जो व्यापार होता है। तो ये हमारे व्यापार के अंदर सपोर्ट करती है। आज के टाइम पे भी करती है लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि हमारे पास इतने इतने मतलब रिफाइन इंजन नहीं होते थे हवाई जो हमारी समुद्री जहाज थी उसके अंदर। तो ये क्या करते थे, जो हमारे समुद्री जहाज थी उनको धकेलने में मदद करती थी। इनके हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता था कि किस तरफ पे शिप को किस तरफ लेके जाना और किस तरफ लाना है। तो ये हमारे उसमें मदद करती थी, इसलिए इनको ट्रेड विंड बोलते हैं। बाकी किसी किसी बुक में कोई और भी रीजन लिखा होगा इसको क्यों बोलते हैं। अब वैसे ये बताने से समझ नहीं आया होगा आपको, इसको मैं जो हमारी प्रेशर बेल्ट है उसको समझ लेते हैं इसको समझने के लिए। आइए ये प्रेशर बेल्ट है इनको समझ लेते हैं एक बार। ये जो हमारी लाइन है इसको 0 डिग्री के ऊपर जो लाइन है हमारी इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। और जो ऊपर हमारी जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है ये हमारी साउथ की तरफ 23.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब हमारे इक्वेटर के ऊपर क्या होता है कि सनलाइट इस रीजन के अंदर सनलाइट सबसे ज़्यादा इस रीजन के अंदर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर के ऊपर होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस जहाँ भी टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या कनेक्शन है वो और देख लेते हैं। टेम्परेचर का कनेक्शन इसके साथ उल्टा होता है प्रेशर के साथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर हमारा घटेगा तो प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रेशर कैसा बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। तो ये रीजन रहता है जहाँ पर ये प्रेशर बनता है। इसकी कोई पोजीशन लगभग 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ ये प्रेशर बेल्ट बनती है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ओरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम विषुवतीय निम्न दाब पेटी। और हमारा जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस जगह पे हमारा क्या रहेगा प्रेशर, हमारा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, यहाँ पर हमारा प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा यहाँ पर। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम रहता है, यहाँ पर सनलाइट पहुँच नहीं पाती, तो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर हाई होता है। तो ये जो दो बेल्ट हैं इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और नीचे वाले को क्या कह देंगे, ये भी पोलर हमारी हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ जो जो ये इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर जो प्रेशर बेल्ट है और हमारी पोल के ऊपर जो प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों की दोनों हमारी थर्मली क्रेटेड होती है। थर्मली क्रेटेड का मतलब होता है टेम्परेचर के बेस पे होती है, तो इनको बोलते हैं हम थर्मली क्रेटेड। तो इसके बीच में हमारी आ जाती है, इसके ऊपर आती है फिर हमारी 23.5 डिग्री, ये वेरी करती है सन के हिसाब से, तो ये लगभग हमारी 35 डिग्री तक चली जाती है, 35 डिग्री नॉर्थ तक। और यहाँ ये साउथ में 35 डिग्री साउथ तक चली जाती है। तो इस बेल्ट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि 23.5 डिग्री से परे है ये, 23.5 डिग्री से बियॉन्ड होने की वजह से इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल नहीं कह सकते, अगर 23.5 डिग्री तक आ जाता है तो ये ट्रॉपिकल हो जाता है, अर्थात उसके बाद का जो इलाका जो हो जाता है हमारा एरिया है जो, वो क्या क्या हो जाता है उसको टेम्परेट बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नजदीक है, इसकी जो कंडीशन है वो ट्रॉपिकल जैसी है, तो इसलिए इस रीजन को हम बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं उपोषण उच्च वायु दाब। इसके बाद इसके ऊपर जो हमारी प्रेशर बेल्ट आ जाती है, इसको ये है हमारी लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर, ये हमारी लगभग 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होती है। नीचे भी आ जाएगी ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। इसको बोलते हैं हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, या हिंदी में कहेंगे इसको उपध्रुवीय निमन दाब पेटी, उपध्रुवीय निमन दाब पेटी। और ये हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, या फिर
सॉरी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब इन अब इन सारी बेल्टों को समझ लेते हैं कौन कौन सी क्यों बनी। ये जो हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये किस वजह से बनी है? ये हमारे टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होने की वजह से बनी है, ये थर्मली क्रिएटेड है। इसके ऊपर जो हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी क्यों बनी? क्योंकि जहाँ लो प्रेशर पॉइंट बनता है वहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ ये हवा ऊपर की तरफ उठ के फिर ये इस तरफ, यहाँ से इस तरफ और इस तरफ की तरफ मूव कर जाती है, और ये फिर नीचे की तरफ आती है। तो जो ये ऊपर से जो हवा आ रही है, इनकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, क्योंकि ऊपर से इनके द्वारा प्रेशर डाला जाएगा। तो इस रीजन के अंदर ये हवा ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवा गर्म होके हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर उठ के ऊपर जैसे जैसे हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के अंदर, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होता रहेगा? जो हमारी ट्रोपोस्फियर है वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। तो जब जैसे वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो भारी हो जाती है, और भारी होने के बाद फिर वो क्या करती है? दोनों तरफ फैल के और नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करती है। और जहाँ वो नीचे की उतरती है तो वो इस जगह के ऊपर नीचे उतरती है, जो हमारी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है, ये इन हवाओं की वजह से बना है। ये हवा ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है, इस वजह से यहाँ सब ट्रॉपिकल बेल्ट बनी है। इसके बाद जो हमारी बात कर लेते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्यों बनी? ये भी टेम्परेचर की वजह से बना, क्योंकि पोल के ऊपर कभी भी सूर्य की किरण दिखाई नहीं देती, डायरेक्ट सनलाइट वहां पड़ती ही नहीं। तो वहां सनलाइट ना पहुंचने की वजह से पोल के ऊपर हमेशा ठंड होती है, हमेशा बर्फ जमी होती है। तो टेम्परेचर वहाँ बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वहाँ जो प्रेशर जो बनेगा वो हाई प्रेशर बनेगा। ये भी थर्मली क्रिएटेड है। ये ऊपर दोनों की दोनों बेल्ट कैसी हो जाएंगी? थर्मली क्रिएटेड। तो बीच में हमारी लो प्रेशर बेल्ट बनती है सब पोलर। ये क्यों बनती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से बनती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी अपने ऊपर बैलेंस बनाने के लिए इसको बनाती है। ये एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, तो पूरी अर्थ का सिस्टम बिगड़ जाएगा अगर दोनों बेल्ट रह जाए, बीच में कोई लो प्रेशर बेल्ट ना आए। तो अब देखते हैं जो जो हमारी ट्रेड विंड थी, वो हमारी ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ चलती है। उसमें लिखा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से किस तरफ चलती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये हमने सीख लिया कि हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला देंगे इसको। तो इस रीजन के अंदर जो हमारी चलती हैं हवाएं, इनको हम क्या कह देंगे? ट्रेड विंड। और जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो चलेंगी, ये हमारी कौन सी विंड हवा हो जाएगी? ये वेस्टर्लीज हो जाएंगी। और जो हमारी फिर लो प्रेशर जो हाई प्रेशर बेल्ट है, इससे कहाँ किस तरफ चलेंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जो यहाँ चलेंगी उसको हम क्या कह देंगे? ये हो जाएंगी हमारी पोलर विंड्स। तो आई होप आपको समझ आ जाएगी तीनों की तीनों आवाज, जो विंड है वो कैसे चलती हैं और क्यों चलती है, इनका क्या कनेक्शन है प्रेशर बेल्ट के साथ। ये हमारी बेल्ट्स हैं। इस रीजन के अंदर चलेंगे हमारी ट्रेड विंड्स। यहाँ चलेंगी वेस्टर्लीज, और इसके ऊपर चलेंगी पोलर विंड्स। आइए इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। वेस्टर्लीज, दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ से ये बहती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती है। इन द टेम्परेट लैटिट्यूड, टेम्परेट लैटिट्यूड के अंदर बिटवीन 30 to 60, 30 से 60 के बीच, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ। ये हमने देख लिया, ये इक्वेटर के दोनों तरफ बह रही हैं। जो वेस्टर्लीज है, ये कहाँ से? 30 से 60 डिग्री के बीच में बहती हैं। ये ऑन एन एवरेज लिया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि 30 से 60 ही, 35 से 65 भी हो सकते हैं। सूर्य की लोकेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ चल रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, यही लिखा हुआ है इसने।
दे आर मोर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रोंगर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर आर नो लार्ज लैंड मासेज टू इंटरप्ट दैम। तो ये क्या है कि हमारी जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो दक्षिण गोलार्ध है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा कांस्टेंट हो जाती है, लगातार चलती रहती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बिकॉज देयर आर नो लार्ज लैंड मास, क्योंकि उनको रोकने के लिए किसी भी तरह की कोई लैंड मास नहीं है। जो हमारा साउथ साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्टिनेंट वगैरह नहीं है मेजर, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादा जमीन का जो पार्ट है, जो लैंड सरफेस है, ज्यादा हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, दक्षिण गोलार्ध के अंदर नहीं है। तो उनको कोई भी ऐसा कोई लैंड मास उनको इंटरप्ट नहीं करता, उनको रोकता नहीं है, इस वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उनकी स्पीड बढ़ने की वजह से वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनको अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर, अलग अलग अक्षांशों के ऊपर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इन प्लेसेस दे बिकम सो स्ट्रांग, जहाँ जिन स्थानों के ऊपर वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, दैट दीज विंड आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टिज। मतलब रोरिंग फोर्टिज का मतलब होता है कि जो 40 डिग्री जो हमारी अक्षांश है, 40 डिग्री अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश, वहां पर ये क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, रोरिंग फोर्टिज। रोरिंग फोर्टिज का मतलब होता है गरजता चालीसा, इसको हिंदी बोलते हैं गरजता चालीसा। एंड ब्रेव वेस्ट विंड्स, और ब्रेव वेस्ट विंड भी बोल देते हैं, एंड फ्यूरियस फिफ्टीज, और जो 50 डिग्री अक्षांश के ऊपर, इसको क्या कहेंगे हम, प्रचंड पचासा। तो इसने आगे नहीं लिखा, आगे ये 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, अगर 60 डिग्री साउथ के ऊपर, इसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग सिक्सटीज, चीखता साठा। ये इनके नाम दिए जाते हैं साउथ हेमिस्फीयर के अंदर वेस्ट रिलीज को, अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से। ये जो रोरिंग फोर्टिज है ये 40 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, और ये 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर हो जाएगा। नॉर्थ के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि लैंड का पार्ट है जो इसको इंटरप्ट कर देता है। द बेल्ट्स ऑफ द वेस्टलीज मूव नॉर्थ एंड साउथ फॉलोइंग द सन मूवमेंट, जो सन के मूवमेंट के हिसाब से जो हमारी वेस्टलीज की जो बेल्ट है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करती रहती है। क्योंकि जो हमारा जो सूर्य है वो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो वापस इक्वेटर की तरफ आता है, फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा की तरफ जाता है, फिर वापस से फिर वो इक्वेटर की तरफ आता है। तो जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन चेंज होती है, इन लैटिट्यूड, इनका भी लैटिट्यूड है वो चेंज होता रहता है। ये भी 5 डिग्री से 60 डिग्री तक वेरिएशन आ जाता है इनके बीच भी। तो जो बेल्ट जहां बढ़नी होती है, मान लीजिए जो बेल्ट ऑन एन एवरेज 30 पे बढ़नी होती है, वो कहाँ बढ़ेगी, फिर अगर सूर्य नीचे की तरफ आ जाएगा तो 25 डिग्री पे बढ़ जाएगी, और जब सूर्य ऊपर की तरफ चला जाएगा तो वो 35 डिग्री पे बढ़ जाएगी। दे आर नोन एज वेस्टलीज, इनको वेस्टलीज क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे ब्लो आउट फ्रॉम द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ से बहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टलीज बोलते हैं। पोलर विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये हमने देख लिया था। ये पोलर हाई की तरफ से, ये पोलर हाई था हमारा ऊपर की तरफ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट था, और यहाँ से किस तरफ बह रही थी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये बह रही थी। बिटवीन द लैटिट्यूड 60 एंड द पोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ बहती है ये। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ से बहती है, टू फॉर्म पोलर ईस्टर्लीज, इसको क्या बोलते हैं हम, पोलर ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट की तरफ होती है, ईस्ट की तरफ से ये ओरिजिनेट होती है। ये मैंने पहले ही बताया था कि विंड की डायरेक्शन के नाम पे, डायरेक्शन की वजह से उनका नामकरण किया जाता है। दे आर मोर रेगुलर इन साउथ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ज्यादा रेगुलर है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर नहीं पाई जाती पोलर विंड्स ज्यादातर। पोलर विंड्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, ये पोलर विंड है जो, वो एक्सट्रीमली क्या होती है, कोल्ड एंड ड्राई। विंड की एक खास बात होती है, अगर विंड कोल्ड है तो वो ड्राई जरूर होगी, और अगर हॉट है तो वो मोस्ट होगी। क्योंकि जो गर्म हवा है, गर्म अगर हवा होती है तो वो अपने साथ क्या करती है, पानी को उठा लेती है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो क्या करती है, वाटर को रिटेन कर पाती है। इस वजह से अगर हवा गर्म होगी तो वो मॉइस्ट होगी, अगर हवा ठंडी है तो वो क्या होगी, ड्राई होगी। क्योंकि हवा जैसे ही ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से उसको वो क्या हो जाती है, वो पानी को रिटेन नहीं रख पाती और पानी को छोड़ रिलीज कर देती है। जैसे ही पानी को रिलीज करती है वो ठंडी होती रहेगी और पानी को रिलीज करती रहेगी उस हिसाब से, और लास्ट में जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसके अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है।
अब ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अब डायरेक्शन और देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जैसे ही कोई पोलर विंड है हमारी, ये ईस्टर्लीज की तरफ चल रही है, ये कोई वेस्टर्लीज है, ये कैसे सिस्टम है। ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। वैसे तो इक्वेटर बना रखे हैं लेकिन इसको बेल्ट समझ लेते हैं। और ये ऊपर वाली हमारी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो हमारी विंड है वो इस तरफ से इस तरफ चलती है, तो ये इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी की रोटेशन की वजह से इसकी डायरेक्शन ऐसे ना होके इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। उसका रीजन क्या है वो रीजन जान लेते हैं। ये डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है। ये विंड है इसका डिफ्लेक्शन होता है हमारे नॉर्थ एमिस्फीयर के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। इसका जो डिफ्लेक्शन होता है अपने जो रास्ता चेंज कर लेना या अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ये राइट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है, और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है। अब जैसे ये साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ये ऐसे चलनी थी, तो ये ऐसे ना जाके ये क्या कैसे जाएगी फिर, ऐसे, इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये किस तरफ टिल्ट होगी, राइट की तरफ। अब जो ये राइट राइट की तरफ ये यहाँ से जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है उस जगह से हम खड़ा होकर देखते हैं कि राइट क्या रहेगा लेफ्ट क्या रहेगा। अब इसका राइट क्या रहेगा, इसका इस तरफ से ये राइट रहेगा और ये क्या रहेगा इसका लेफ्ट। तो ये किस तरफ टिल्ट हो जाएगी, राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगी। और अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस हिसाब से इसका राइट क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो ये किस तरफ टिल्ट हो जाती है, लेफ्ट की तरफ। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कैसे क्यों टिल्ट हो रही है। तो यही जो सिचुएशन है यही उनके साथ बनेगी। अब जो हमारी ऊपर की तरफ हमारी जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इसकी तरफ हवा ऐसे चलने की बजाय इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगी। इसका राइट कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, जो बीच में जो हमारी पोलर विंड चलती है इसको ईस्टर्लीज भी बोलते थे नॉर्मली। जो हमारी पोलर विंड है इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज। और ये कौन सी ईस्टर्लीज होती है, पोलर विंड, सॉरी पोलर नहीं, जो हमारी इस रीजन के अंदर चलती है हवा उसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ईस्ट की तरफ से रहेगी। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट लग रही है हमें, ये ईस्ट की तरफ से, और ये किस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ। तो इसको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। इसके बाद जो ये टिल्ट हो रही है इसको वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जो ओरिजिनेशन है वो किस तरफ से शो हो रहा है, वेस्ट की तरफ से। ये वेस्ट रहेगा हमारा, ये ईस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ऐसे ही फिर नॉर्थ पोल्स की तरफ से जो हवा आएंगी वो इस ये डायरेक्शन ना होगी, उसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन, ये हो जाएगी। तो इसको भी क्या बोलते हैं, पोलर विंड्स। जो हमारी इनको क्या बोल देंगे, ईस्टर्लीज बोल देंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, ईस्टर्लीज रहेगी। तो ऐसे आप इन तीनों जो जो विंड है तीनों इनकी डायरेक्शन के हिसाब से का नाम बता सकते हो कि किसको क्या कहेंगे, कौन सी ईस्टर्लीज होगी, कौन सी वेस्ट की तरफ से चल रही है, कौन सी ईस्ट की तरफ से चल रही है, किस तरफ टिल्ट होगी, किस तरफ नहीं टिल्ट होगी। जो ये टिल्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड का, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक तरह का एक काल्पनिक फोर्स होता है जो इसको जो क्या करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर हवा जो विंड है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, उसका अपना उसकी जो डायरेक्शन उसको चेंज कर देता है कोरियोलिस फोर्स। ये काल्पनिक फोर्स है। ये एज सोच कोई इसको मतलब दिखाई नहीं देने वाला, वो मतलब ऐसे नहीं कर सकते इसको कि ये साबित होता है, साबित नहीं होता। ये एक कोरियोलिस फोर्स है। इसका रीजन क्या रहता है कि कोरियोलिस फोर्स ओरिजिनेट क्यों होता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी है उसका रोटेशन होता है उसकी वजह से ये ओरिजिनेट होता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होता है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर राइट की तरफ होगा और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। ये किसने बताया था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। इसको बोलते हैं फेरल का नियम, फेरल्स लॉ।
जो ये कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो हवा है वो राइट की तरफ टिल्ट होगी और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट के अंदर। तो ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि फेरल का लॉ क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक तरह का काल्पनिक फोर्स, आप इतना ही समझ लीजिए कि क्यों ओरिजिनेट क्यों होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, पृथ्वी के अपने अक्ष के ऊपर घूमने की वजह से ये जनरेट होता है कोरियोलिस फोर्स। और कौन से हेमिस्फीयर के अंदर किस तरफ हवा टिल्ट होगी, और जिस तरफ टिल्ट होगी ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, फेरल लॉ के तहत हमें पता लगता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक विंड और पीरियडिक विंड। ये ऐसे नाम वैसे दे रखे हैं, एज सच ऐसे कोई नाम नहीं होते। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अलोंग विद चेंज इन टाइम एंड चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से, जलवायु के अंदर चेंज होने की वजह से या टाइम के अंदर चेंज होने की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो इस तरह की अगर कोई विंड है उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक विंड या पीरियडिक विंड। इसके उदाहरण दे रखे हैं, लैंड एंड सी ब्रीज एंड मानसूनल विंड्स आर टाइपिकली एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक विंड्स। ये पीरियडिक विंड्स का क्या है हमारे, ये उसका उदाहरण है। वैसे तो हमने देखा ही था, ये सेकंड नंबर की जो हमारी विंड है वो है जिनको हम बोलते हैं सीजनल विंड। और सीजनल विंड के अंदर हम दो तरह की विंड देखते हैं। एक होती है हमारी सी ब्रिज, सॉरी सी एंड लैंड ब्रिज, और दूसरी होती है हमारी मानसून। मानसूनल विंड क्या होती है, मानसूनल विंड्स आर सीजनल विंड्स। मानसूनल विंड्स हमारी सीजनल विंड होती है, जो ऋतु के हिसाब से, जो सीजन्स होती है हमारी उसके हिसाब से आती है। करेक्टराइज्ड बाय ए कंप्लीट रिवर्सल इन देयर डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी को शो करती है जिसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल होता है। मतलब कंप्लीट वो वापस जिस रास्ते वो जाती आती है उसी रास्ते से वो वापस की चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन समर, ये समुद्र, ये क्या होती है, समुद्र से लैंड की तरफ चलती है सर्दियों के अंदर, और लैंड से समुद्र की तरफ चलती है विंटर के अंदर। ये ज़्यादा, आप बस इतना ही समझ लीजिए कि विंटर के दौरान की जो डायरेक्शन होती है ये लैंड से, लैंड की तरफ चल रही होती है, जो हमारी भूमि है उस तरफ चल रही होती है समुद्र की तरफ से। और विंटर के दौरान कैसे चल रही होती है, ये समुद्र की तरफ चल रही होती है लैंड से। इसका रीजन क्या रहता है, कैसे कैसे चलती है, क्या होगा क्या नहीं, ये सारा का सारा जो टॉपिक हमारा मानसून का, ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर है, जिसके अंदर हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे उसके अंदर हमें ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब हमारा समझने की जो बात है हमारी ये रहेगी, हमारी जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है। पहले हम लैंड ब्रिज की बात कर लेते हैं। ये हमारी लैंड है और ये हमारा ओशियन है, जहाँ तक ये दिखा रखा है ये वाटर है। ये हमारे सूर्य देवता हैं जो अपनी सनलाइट यहाँ डालेंगे। अब पानी जो होता है, पानी की एक खास, एक उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। तो दिन के दौरान क्या होगा, डे टाइम, दिन के दौरान क्या होगा, यहाँ पर जो जमीन होती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाएगी। अगर गर्म हो जाएगी मतलब उसका टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब हो गया वहाँ पर किस तरह का प्रेशर बन जाएगा, हमारा लो प्रेशर बन जाएगा। और जो ओशियन है उसके अंदर पानी है और पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर बहुत टाइम तक वहाँ वो ठंडा ही रहेगा। और ठंडा रहने की वजह से वहाँ टेम्परेचर किस तरह का बन जाएगा, हाई टेम्परेचर बन जाएगा। ये दिन के दौरान की समझ रहे हैं, तो इसलिए लैंड ब्रिज नहीं है, सी ब्रिज हो जाएगी हमारी। पहले हम सी ब्रिज को समझ लेते हैं। ये लैंड ब्रिज नहीं, हमारी सी ब्रिज हो जाएगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बढ़ जाएगा। और हवा की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है।
तो ये जो विंड जो चल रही है वो किस तरफ से किस तरफ चल रही है, ये समुंदर से लैंड की तरफ चल रही है। तो समुद्र की वजह से की तरफ से आने की वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, सी ब्रिज। आई होप आपको समझ आ रही होगी बातें। तो ये हमारी सी ब्रिज होती है। अब हम लैंड ब्रिज देख लेते हैं। और जो हमारी सी ब्रिज है वो किस टाइम पे चलती है, दिन के दौरान चलती है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइम पे चलेंगी, वो दिन के दौरान चलेगी। अब हम रात की बात कर लेते हैं, नाइट टाइम। तो नाइट टाइम पे सूर्य देवता होंगे, नहीं होंगे ना। तो क्या होंगे, मून, चंद्रमा। तो उस टाइम पे पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। तो पूरे दिन के दौरान ये पानी जो है वो गर्म हो जाता है और इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जो हमारे लैंड का जो पार्ट है हमारा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 6 बजे सूर्य अस्त हो जाता है तो हार्डली ये 2 घंटे लगेगा, 8 बजे या 9 बजे तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी रात को 2 बजे 3 बजे तक ठंडा होता रहेगा। तो पानी की ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी ठंडा या बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। तो बहुत ये क्या, फिर वाटर जो हो जाएगा उस टाइम पे रात के दौरान क्या रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पर किस तरह का प्रेशर बन जाएगा, हमारा लो प्रेशर बन जाएगा। और लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से, सॉरी, या टेम्परेचर क्या हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर किस तरह का प्रेशर बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा। और हाई प्रेशर बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर से विंड शुरू हो जाएगी किस तरफ चलनी, लो प्रेशर की तरफ। और ये जो विंड है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, लैंड से किस तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है। तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे हम, लैंड ब्रिज। और ये किस टाइम पे चलती है, नाइट के दौरान, रात को चलती है। तो ये ज्यादातर ये जो लैंड लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है ये कब मतलब कहाँ चलती है, ज्यादातर ज्यादातर ये कोस्टल रीजन के अंदर होती है, ज्यादातर चलती हैं। मतलब नॉर्मली आप नहीं देखो, ज्यादा डीप अगर चले जाओगे लैंड के अंदर वहां नहीं दिखाई देगी। ज्यादातर कोस्टल के रीजन है जो हमारे, वहां पर हमें चलती फील होती है। और ये इनका रूटीन में रहता है, ये पर डे का यही सिस्टम रहेगा हर टाइम का। ऐसा नहीं है कि पूरे 365 के 365 दिन ऐसे चलती रहेंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी बातें। ये जो हवा से जुड़ी विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी की सारी कवर कर ली है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक आता है, उसके ऊपर बात करेंगे फिर बाद में। तो तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।